राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक मामला काफी सुर्खियों में है। एक मौजूदा विधायक हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो आखिर कौन है ये विधायक और क्या है ये पूरा माजरा? आइए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी, ये मामला जुड़ा है कंवरलाल मीणा से। वो बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के विधायक थे। इनकी कहानी थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई है। इसमें एक 20 साल पुराना आपराधिक मामला है, फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी रहे और आखिरकार विधानसभा से उनकी अयोग्यता। अच्छा, और आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं इसका आधार क्या है? मतलब जानकारी कहाँ से ली है हमने? हाँ, तो हमने इसके लिए कई सारे समाचार लेख देखे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है, विकिपीडिया पर भी जानकारी है और साथ ही मीणा के खुद के जो चुनावी हलफनामे हैं उनको भी देखा है। ठीक है, तो मकसद साफ है। इस पूरे मामले को परत दर परत समझना है कि भाई उन पर आरोप क्या थे, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, सदस्यता आखिर गई क्यों, और सबसे अहम इस पूरे प्रकरण का हमारे लोकतंत्र पर, हमारी राजनीति पर और न्याय व्यवस्था पर क्या असर दिखता है। बिल्कुल, खासकर जब हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले चलते रहते हैं सालों साल और न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है। कंवरलाल मीणा का मामला इस मुद्दे को बहुत साफ तरीके से सामने लाता है, मुझे लगता है। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, मतलब साल 2005 की वो घटना। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, ये बात है 3 फरवरी 2005 की। झालावाड़ जिले का मनोहर थाना इलाका, वहां एक जगह है दांगीपुरा राजगढ़ मोड़। वहां कुछ गांव वाले इकट्ठा थे। असल में वो उप सरपंच चुनाव में दोबारा वोटिंग की मांग कर रहे थे और रास्ता रोककर बैठे थे। अच्छा, विरोध प्रदर्शन चल रहा था? जी, और स्थिति को संभालने के लिए मौके पर अधिकारी भी मौजूद थे। उस समय के एसडीएम थे रामनिवास मेहता, एक प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी थे डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार भी थे। और इसी बीच वहां कंवरलाल मीणा पहुंच गए। उन पर आरोप क्या लगा फिर? सुनने में आया कि मामला काफी गंभीर था। आरोप बहुत गंभीर थे। कहा गया कि कंवरलाल मीणा ने एसडीएम रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तान दी और धमकी दी कि अगर वोटों की दोबारा गिनती का ऐलान नहीं किया तो जान से मार देंगे। अरे बाप रे, पिस्तौल तान दी? जी हाँ, आरोप यही था। और सिर्फ यही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने मौके पर जो सरकारी वीडियोग्राफर था उसका कैमरा छीनकर तोड़ दिया और फिर उसे जला भी दिया। हाँ, साथ ही जो आईएएस अधिकारी थे डॉक्टर यशवंत, उनका डिजिटल कैमरा भी छीन लिया था। हालांकि वो कैमरा बाद में उन्होंने लौटा दिया था, ऐसा कहा जाता है। पिस्तौल तानना, कैमरा तोड़ना, जलाना, ये तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन या कहासुनी से कहीं आगे की बात लगती है। ये तो सीधे सीधे मतलब कानून हाथ में लेने जैसा हो गया। निश्चित रूप से ये सिर्फ कोई धमकी का मामला नहीं था। इसे सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोपों के तौर पर देखा गया। एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनने की सोच रहा हो या शायद उस समय भी किसी राजनीतिक भूमिका में हो, उसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो नहीं की जाती। हाँ, बिल्कुल। तो इस घटना के बाद जाहिर है कानूनी कार्रवाई शुरू हुई होगी, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया, फैसला आने में तो बहुत वक्त लग गया। ये कानूनी सफर कितना लंबा और कैसा रहा? बहुत ही लंबा सफर रहा ये। आप देखिए, मामला दर्ज हुआ 2005 में, लेकिन जो निचली अदालत थी मनोहर थाना की ट्रायल कोर्ट, वहां से फैसला आया 2018 में। 2018 में, 13 साल बाद? जी हाँ, 13 साल बाद। और फैसला क्या था? सबूतों के अभाव में कंवरलाल मीणा बरी हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। मामला गया अपीलीय अदालत में। अकलेरा में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मतलब एडीजे कोर्ट है, वहां ये वो अदालत होती है जो निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करती है। और वहां नतीजा बिल्कुल पलट गया। जी हाँ, 14 दिसंबर 2020 को एडीजे कोर्ट अकलेरा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कंवरलाल मीणा को दोषी करार दिया गया और उन्हें 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी। 3 साल की सजा? दोषी करार दिए जाने के बाद तो मीणा चुप नहीं बैठे होंगे, उन्होंने इसे जरूर चुनौती दी होगी। बिल्कुल दी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 1 मई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी
और एडीजे कोर्ट की जो सजा थी उसे बरकरार रखा। अच्छा। हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद तो फिर एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट। और वे सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटिशन SLP जिसे कहते हैं वो दायर की, लेकिन 7 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी SLP को भी खारिज कर दिया। जी, इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। और क्या उन्होंने सरेंडर किया फिर? हाँ, आखिरकार 21 मई 2025 को कंवरलाल मीणा ने अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो 2005 की घटना, 2025 में अंतिम फैसला और सरेंडर, पूरे 20 साल। ये जो न्यायिक देरी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या ये सिर्फ हमारे सिस्टम की धीमी रफ्तार है, या इस केस की अपनी कोई खास जटिलता थी जिसके कारण इतना वक्त लग गया? ये सवाल बहुत अहम है। 20 साल का ये सफर निश्चित तौर पर भारतीय न्याय प्रक्रिया की धीमी गति पर एक गंभीर टिप्पणी तो है ही। इसका सबसे बड़ा और मैं कहूंगी चिंताजनक पहलू ये है कि इतने गंभीर आरोपों का सामना करते हुए भी, और बीच में एक बार निचली अदालत से बरी होने के बाद भी, जिसे बाद में पलट दिया गया था, कंवरलाल मीणा 2 बार 2013 में और फिर 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी। यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है। एक तरफ तो हमारा कानूनी सिद्धांत है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर इतने गंभीर आरोप लंबित हों और मामला सालों से अदालत में चल रहा हो, उसे जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए? ये एक नैतिक और कानूनी एक दुविधा जैसी स्थिति है। बिल्कुल, ये स्थिति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक कानूनी रूप से वे चुनाव लड़ने के योग्य बने रहते हैं। इस मामले में न्याय प्रक्रिया की धीमी गति ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां एक व्यक्ति जिसकी योग्यता पर गंभीर कानूनी सवाल थे, वो न केवल चुनाव जीता बल्कि लंबे समय तक विधायक भी बना रहा। ये दिखाता है कि कैसे प्रक्रियात्मक देरी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को प्रभावित कर सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, तब उनकी विधानसभा सदस्यता का क्या हुआ? कानून क्या कहता है ऐसे मामलों में? हाँ, यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8(3) सामने आती है। ये धारा बिल्कुल साफ कहती है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो सजा सुनाई जाने की तारीख से ही वो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है, तत्काल। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जानी तय थी? कानून के हिसाब से तो बिल्कुल तय थी, और हुआ भी यही। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने कानूनी राय लेने के बाद 23 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी की और कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन इसमें भी शायद कुछ विवाद हुआ। मैंने सुना कि सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करने में देरी हुई। हाँ, इस पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीणा की अयोग्यता की अधिसूचना जारी करने में जानबूझकर देरी की। उन्होंने इसकी तुलना राहुल गांधी के मामले से की। अच्छा, हाँ। जहां लोकसभा सचिवालय ने सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। यहां हाई कोर्ट का फैसला आया 1 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की 7 मई को और अधिसूचना आई 23 मई को। तो ये देरी पर सवाल उठाया गया। ये तो दिलचस्प है। कानून स्पष्ट होने के बावजूद उसका कार्यान्वयन कैसे और कब किया जाए, ये भी राजनीतिक नफे नुकसान का मुद्दा बन सकता है ना? यही तो विडंबना है। ये मामला दिखाता है कि कानून कितना भी साफ क्यों ना हो, उसकी व्याख्या और उस पर अमल करने की जो प्रक्रिया है, वो अक्सर राजनीतिक दांवपेच का शिकार हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ऐसी स्थितियों को अपने अपने नजरिए से देखते हैं और राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। अब जरा कंवरलाल मीणा के राजनीतिक सफर और उनके घोषित आपराधिक इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। विधायक बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? कंवरलाल मीणा पहली बार 2013 में विधायक बने थे। तब वे मनोहर थाना सीट से बीजेपी के टिकट पर जीते थे।
2018 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन 2023 में उन्होंने अंता विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर वापसी की और एक बड़ी जीत दर्ज की। हाँ, 2023 की उनकी जीत काफी चर्चा में रही थी, है ना? बिल्कुल, क्योंककि उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को हराया था। हाँ, वो तो बड़ा नाम है जी, वो भी 5,861 वोटों के अंतर से। ये हाड़ौती क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी गई थी और इसने मीणा के राजनीतिक कद को फिर से स्थापित किया था। लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर जो जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामों में दी, उसमें कुछ विरोधाभास या कह लें कि विसंगतियां बताई जा रही। जी, ये भी एक अहम पहलू है इस मामले का। 2023 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने ऊपर 5 आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी थी। वहीं 2013 के हलफनामे में उन्होंने 6 मामले घोषित किए थे। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए ये बात सामने आई कि उनके खिलाफ कुल मिलाकर करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 15? हाँ, 15। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामलों में वे या तो बरी हो गए थे या मामले खत्म हो गए थे। 15 दर्जन मामले और घोषणा सिर्फ 5 या 6 की। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या कानून ये कहता है कि सिर्फ चल रहे मामलों की ही जानकारी देनी है, बरी हुए मामलों की नहीं? हाँ, मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं वो यही कहते हैं कि उम्मीदवार को केवल उन आपराधिक मामलों की घोषणा करनी होती है जो या तो किसी अदालत में लंबित है या जिनमें उसे दोषी ठहराया जा चुका है। जिन मामलों में उम्मीदवार बरी हो चुका है या जो मामले खत्म हो चुके हैं, उनकी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन 15 और 5-6 का ये फासला कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल तो खड़ा करता है। मतलब मतदाता को पूरी तस्वीर कैसे पता चलेगी? बिल्कुल, यही पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा है। भले ही कानूनी तौर पर बरी हुए मामलों को बताने की बाध्यता ना हो, लेकिन जब किसी उम्मीदवार पर इतने सारे मामले दर्ज हुए हों तो ये जानकारी मतदाता के लिए प्रासंगिक हो सकती है ना? मौजूदा व्यवस्था मतदाताओं के लिए अपने उम्मीदवार के संपूर्ण कानूनी अतीत को जानना मुश्किल बना देती है। ये सवाल उठता है कि क्या मौजूदा घोषणा प्रणाली पर्याप्त है या इसमें सुधार की गुंजाइश है? जो 5-6 मामले उन्होंने घोषित किए, उनमें 2005 वाला ये मामला तो था ही। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा मामला था जिसमें उन्हें पहले कभी दोषी ठहराया गया हो? हाँ, उनके 2023 के हल्फनामे को ही अगर देखें तो उसमें जानकारी दी गई है कि 1999 का एक और मामला था। ये FIR नंबर 3221999 था, अकेरा थाने में दर्ज हुआ था। उसमें उन्हें 3 सितंबर 2003 को अदालत ने 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अच्छा, 2003 में? जी, यानी 2005 वाली घटना से पहले भी वे एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जा चुके थे, भले ही सजा सिर्फ जुर्माने की थी। और जो मामले 2023 में लंबित बताए गए थे, वो किस तरह के थे? मतलब क्या आरोप थे उनमें? 2023 के हलफनामे में जो घोषित लंबित मामले थे, उनमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कई धाराएं शामिल थीं। अगर इन धाराओं के मतलब को समझे तो आरोप थे दंगा करने के, IPC 147, 148, गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करने 143, 149, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करने धारा 353, जान से मारने की धमकी देने धारा 506 और शरारत करके नुकसान पहुंचाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने धारा 427 जैसे मतलब गंभीर आरोप थे। ये सब जानने के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि ऐसी पृष्ठभूमि के बावजूद कोई लगातार चुनाव कैसे जीत सकता है? मतदाता इन सब बातों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं, या करते भी हैं या नहीं? देखिए, कई बार उम्मीदवार का अपने क्षेत्र में मजबूत व्यक्तिगत या कह लीजिए जातीय समीकरण होता है। पार्टी का कैडर और समर्थन भी बड़ी भूमिका निभाता है। कुछ मतदाता शायद इन आपराधिक मामलों को राजनीतिक रंजिश का परिणाम मानकर खारिज कर देते हैं, खासकर अगर मामला बहुत पुराना हो। हाँ, ये भी होता है। या फिर उम्मीदवार की काम कराने की क्षमता या पहुंच को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक बहुस्तरीय मुद्दा है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है असल में। उनके वित्तीय प्रोफाइल के बारे में भी हल्फनामे से कुछ जानकारी मिलती, मतलब आर्थिक स्थिति वगैरह। हाँ, 2023 के हल्फनामे के मुताबिक कंवरलाल मीणा और उनके परिवार की कुल संपत्ति 6.03 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि उन पर देनदारियां मतलब लायबिलिटीज 4.32 करोड़ रुपए से अधिक थीं।
उन्होंने अपना पेशा एक अस्पताल का निदेशक यानी व्यवसाय और पेंशन भोगी बताया था। उनकी कुल वार्षिक आय लगभग 1.1 करोड़ रुपए घोषित की गई थी। अच्छा, अब जब उनकी सदस्यता चली गई है तो अंता विधानसभा सीट का क्या होगा? इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? देखिए, उनकी अयोग्यता के बाद अंता विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि वहां अब उपचुनाव कराए जाएंगे। ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें इस सीट को फिर से जीतना होगा, जिसे उन्होंने 2023 में काफी कड़े मुकाबले में कांग्रेस से छीना था। उपचुनाव हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी के लिए एक परीक्षा की तरह होते हैं। सही बात है। और इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी कुछ विवाद की खबरें थी। कोई दया याचिका वगैरह का जिक्र था? हाँ, ऐसी खबरें आई थी कि सजा सुनाई जाने के बाद कंवरलाल मीणा ने राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष एक दया याचिका दायर की थी। अच्छा। और कहा जा रहा था कि उस पर विचार हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, ये आरोप लगाया कि ये कहीं उपचुनाव को टालने या देरी करने की कोशिश तो नहीं है। अच्छा। हालांकि कानूनी स्थिति यही है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत सजायाफ्ता होने पर अयोग्यता तत्काल प्रभावी हो जाती है। इसमें राज्यपाल की दया याचिका का सीधा कोई संबंध नहीं होता है अयोग्यता से। लेकिन हाँ, इस पहलू ने मामले में एक और राजनीतिक कोण जरूर जोड़ दिया था। तो कुल मिला के देखें तो कंवरलाल मीणा का ये मामला वाकई कई परतों वाला है। हाँ, 2005 की एक घटना, 20 साल की अदालती लड़ाई, 2 बार विधायक बनना और अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्यता। काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल, ये मामला एक साथ कई बड़े मुद्दों को छूता है। पहला, हमारी न्याय प्रक्रिया की गति और उसकी प्रभावशीलता या कहें अप्रभावशीलता। दूसरा, जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल। तीसरा, भारत में अपराध और राजनीति के बीच का वो जटिल रिश्ता जहां आपराधिक पृष्ठभूमि कई बार चुनावी सफलता में बाधा नहीं बनती। और चौथा, इसके तात्कालिक राजनीतिक परिणाम, जैसे कि अब अंता में होने वाला उपचुनाव। अगर हम इसे सिर्फ एक व्यक्ति या एक सीट के मामले से ऊपर उठकर देखें तो ये क्या दर्शाता है? मतलब बड़े पैमाने पर इसका क्या मतलब है? सही कहा आपने। ये मामला उन बड़ी चुनौतियों का एक उदाहरण भर है जिनसे हमारा लोकतंत्र लगातार जूझ रहा है, कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे चुनावी जनादेश को प्रभावित करता है, पारदर्शिता के कानूनी उपाय कितने कारगर है, न्यायपालिका किन दबावों और सीमाओं के बीच काम करती है, और इन सब का लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है। ये बड़े सवाल हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा से हम क्या अहम सबक या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, एक नजरिया तो ये है कि देर से ही सही कानून ने अपना काम किया। एक जनप्रतिनिधि जो गंभीर आपराधिक मामले में दोषी पाया गया, उसे आखिरकार सजा मिली और उसे अपना पद खोना पड़ा। ये कानून के राज के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो शायद ज्यादा चिंताजनक है ना? बिल्कुल। दूसरा पहलू ये है कि इस देर में 20 साल लग गए और इस दौरान घोषित आपराधिक मामलों की जानकारी जनता के सामने होने के बावजूद वे न केवल चुनाव लड़ते रहे बल्कि जीतते भी रहे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कानूनी ढांचे, हमारी राजनीतिक हकीकतों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं के बीच एक गहरी खाई क्यों और कैसे मौजूद है। कानून अपनी गति से चलता है, राजनीति अपने समीकरण साधती है और मतदाता अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर फैसला लेते हैं। क्या इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल संभव है? ये सवाल कंवरलाल मीणा का मामला हमारे सामने छोड़ जाता है।